ओह, कितनी ठंड है। ना जाने ये भी कब लकड़ियां लेकर आएंगे। अरे आ गए आप, लकड़ियां ले आए क्या? नहीं रीता, जंगल में ओस और बारिश के कारण लकड़ियां गीली पड़ी हैं। हे राम, अब मैं चूल्हे पर रोटी कैसे बनाऊं? हमारे पास तो लकड़ियां ही नहीं है। रीता और उमेश जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे, जिससे वो अपने मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती थी। अब मैं काम पर जा रहा हूँ, अगर आज भी लेट हो गया तो मालिक फिर से गुस्सा करेंगे। ये कहकर भूखे पेट ही उमेश गांव की बड़ी सी कोठी में काम पर चला जाता है। उमेश, ये कोई समय है काम पर आने का? अगर ऐसे ही लापरवाही करते रहे तो हम तुझे नौकरी से निकाल देंगे। वो कुछ समय पहले ही नौकर के काम पर लगा था। इधर रीता ठंड से कांपते हुए बाहर जाती है और कचरे के ढेर से कागज उठाकर लाती है, जिससे वो खाना बनाने लगती है। हम गरीबों की जिंदगी भी कैसी है, जो इस कचरे के ढेर से खाना बनाना पड़ता है। काश कि हमारे पास भी गैस चूल्हा होता तो मुझे यूं खाना नहीं बनाना पड़ता। उधर किंजल की रसोई में रखे चूल्हे को देखकर उमेश मन ही मन सोचता है, काश कि मेरे पास भी पैसे होते तो मैं रीता को भी ऐसे ही गैस चूल्हा लाकर दे देता, फिर उस बेचारी को इतनी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। तभी उसकी नजर रसोई में रखे एक पुराने चूल्हे पर जाती है। कुछ देर में उमेश सबको नाश्ता बनाकर देता है। सेठ जी, वो जो रसोई में एक चूल्हा रखा है, अगर वो काम का नहीं है तो मैं रख लूं? इसीलिए कहती हूँ पापा जी, इन गरीब लोगों को काम पर मत रखो, कुछ ना कुछ हमेशा मांगते ही रहते हैं। चुप कर, तू जानता भी है वो कितना महंगा है। चल अब जा और जाकर गाड़ी साफ कर, मुझे फैक्ट्री जाने के लिए देरी हो रही है। जी सेठ जी। कमीज में कांपता हुआ उमेश बाहर जाता है और ठंडे पानी से सेठ जी की कार धोने लगता है। लेकिन ठंड के मारे उसके हाथ सुन्न पड़ गए थे, इसलिए वो ठीक से गाड़ी साफ नहीं कर पाता। ये देख सेठ गुस्सा हो जाता है और उसे धक्के देकर काम से निकाल देता है। वो घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। ये ऊपर वाला हमसे ना जाने किस बात का बदला ले रहा है। कुछ ना कुछ काम तो ढूंढना ही होगा, मैं कुछ और काम देख कर आता हूँ। पहले आप कुछ खा लीजिए जी, मैं कूड़ेदान से कुछ कागज उठाकर लाई थी, उसी से चूल्हा जलाया है। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा कहकर वो काम ढूंढने चला जाता है। अब उसे एक जगह मजदूरी का काम मिल जाता है। उधर ठंड में कांपते हुए गरीब बहू आंगन में बने चूल्हे में कागज और कुछ कूड़े से चूल्हा जलाने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर चल रही बर्फीली हवाओं से बार बार उसका चूल्हा बुझ जाता है। लगता है ये कूड़ा कम पड़ रहा है। वो और कूड़ा लेने जाती है, जहाँ अमीर बहू उसके पास आती है। छी, तुम यहाँ से कूड़ा ले जाकर अपना चूल्हा जलाती हो। तुम गरीबों की जिंदगी कितनी बदतर है। हम अमीर घर की बहुओं को देखो, 3 बर्नर का चूल्हा है मेरे पास पहले ही। अब तो हम जल्दी 4 चूल्हे वाला गैस लेने वाले हैं। यही फर्क होता है अमीर और गरीब के चूल्हे में। खैर अच्छा ही हुआ जो तेरे पति को काम से निकाल दिया मैंने। कितने गंदे हो तुम लोग, छी। रोज की तरह किंजल उस गरीब बहू का मजाक उड़ाकर चली जाती है। फिर रीता ठंड में कांपते हुए सबके लिए आंगन में बैठकर साग और रोटी बना रही थी। ओह, आज तो कितनी बर्फीली हवाएं चल रही हैं। तभी जोर जोर से बिजली भी कड़कड़ाने लगती है। रीता जल्दी से रोटी और सब्जी अंदर ले जाती है। कुछ देर बाद बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। शुक्र है जो खाना बन गया तब बारिश शुरू हुई, नहीं तो आज हम सबको भूखा रहना पड़ता। वो सभी ठंड में कांपते हुए रोटी सब्जी खाते हैं, जबकि अमीर बहू किंजल सबके लिए चिकन और रोटी बनाती है, जिसे वो सब रूम हीटर जलाकर बड़े मजे से खाते हैं। साथ ही खिड़की से देखते हुए बारिश का मजा ले रहे थे। ऐसे ही सुबह तक बारिश होती रहती है, जिस कारण रीता का चूल्हा भी पूरी तरह गीला हो चुका था। हे भगवान, ये चूल्हा तो गीला हो गया, अब इस पर खाना कैसे बनाऊं? अंदर से मोनू आवाज लगा रहा था। माँ जल्दी खाना ले आओ ना, बहुत तेज भूख लगी है। बारिश की वजह से चूल्हा तो पूरा गीला है, अब खाना नहीं बन पाएगा। कोई बात नहीं बहू, घर में थोड़ा सत्तू पड़ा है, हम सब वही खा लेंगे। नहीं माँ जी, मैं अंदर ही एक चूल्हा बनाकर तैयार कर लेती हूँ, उस पर ही खाना बना लूंगी। लेकिन मिट्टी के बने उस चूल्हे को सूखने में भी तो समय लगता है, जिस कारण उन्हें उस वक्त भूखा ही रहना पड़ता है। उधर किंजल उमेश के जाने के बाद 4-5 दिन तक तो अपने ससुराल वालों को अपने मॉड्यूलर किचन और 3 बर्नर वाले चूल्हे में खाना बनाकर देती है। लेकिन कुछ ही दिन में वो थक जाती है और अब वो आलस करने लगती है। किंजल बहू, ऐसा कर, आज तू खाने में मटर पनीर, दाल मखनी, पूरी और गाजर का हलवा बना ले। माँ जी, इतनी तरह का खाना मुझसे नहीं बनेगा। क्यों बहू, तुझे मिट्टी का चूल्हा थोड़ी फूकना है, ये गैस चूल्हा ही तो जलाना है। अगर उमेश की बीवी की तरह तुझे भी ठंड में आंगन में बैठकर चूल्हा फूकना होता तो क्या करती? तो मैं तो बिल्कुल नहीं बनाती। और आप अब मेरे लिए 4 बर्नर वाला चूल्हा ले आइए, वो भी इलेक्ट्रिक वाला, तभी मैं खाना बनाऊंगी। इतनी ठंड में मुझसे खाना नहीं बनता। मुझे भी ठंड लग रही है, इसलिए मैं भी रजाई में बैठने जा रही हूँ।
किंजल रजाई में जाकर बैठ जाती है और आराम से फिल्म देखने लगती है। हार थक कर उसकी सास यानी सेठानी को ही खाना बनाना पड़ता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां गरीब बहू कैसे भी करके अपने उस मिट्टी के चूल्हे को जलाती और उसमें खाना बनाकर अपने परिवार को देती, तो वहीं अमीर बहू अपने महंगे गैस चूल्हे पर भी खाना नहीं बनाती। जब तक इस घर में 4 बर्नर वाला गैस चूल्हा नहीं आएगा, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। अब ऑर्डर कर भी दो रमोला, तुम जानती हो ना बहू को, अपनी जिद के आगे वो किसी की नहीं सुनती, और हमारे पास कौन सा पैसों की कमी है। अब सेठानी अपनी अमीर बहू के लिए महंगा गैस चूल्हा मंगवा देती है। वहीं दूसरी तरफ रीता की परेशानी देख उमेश और उसकी मां आपस में बातें करते हैं। हम अपने घर की लक्ष्मी को एक गैस चूल्हा तक लाकर नहीं दे सकते। सोचा था इस बार रीता के लिए नया गैस चूल्हा ले आऊंगा, लेकिन इस बार भी वो पैसे नहीं बच पाए। बेटा, तू चाहे तो बहू के लिए गैस चूल्हा तैयार कर सकता है। मैं कुछ समझा नहीं माँ। जैसे तेरे यहाँ सीमेंट का काम होता है, इसी तरह तू सीमेंट का चूल्हा बनाकर तैयार कर सकता है। उसमें बर्नर लगाकर उसको फिट कर दे। उमेश को अपनी बूढ़ी माँ की ये बात पसंद आती है। फिर बाजार से थोड़ा ईंट और सीमेंट लाकर वो रात भर बैठकर सीमेंट का चूल्हा बनाकर तैयार कर लेता है। साथ ही कबाड़ी की दुकान से पुराने बर्नर लाकर उसमें फिट कर देता है और कबाड़ी से ही छोटा सिलेंडर भी खरीद लेता है और उसमें लगा देता है। अगली सुबह गरीब बहू जब अपने घर के अंदर सीमेंट का बना चूल्हा देखती है तो बहुत खुश होती है। वहीं किंजल अपनी रसोई में 4 चूल्हे वाला नया गैस चूल्हा देखकर मन ही मन बड़ी खुश होती है। वाओ, अब तो मैं भी अपने इस इलेक्ट्रॉनिक 4 बर्नर चूल्हे को जलाऊंगी और इसकी वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगी। किंजल उसकी फोटोज और वीडियोस बनाकर उन्हें अपलोड करने अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन वो चूल्हा ऑन ही करके छोड़ देती है, जिससे उनमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है और सारी रसोई में आग लग जाती है। ये देखकर सभी घर वाले घबरा जाते हैं। तभी उमेश और रीता दौड़ते हुए आते हैं और किसी तरह उस आग को बुझाते हैं। उनकी रसोई और नया गैस चूल्हा जल चुका था, इसलिए रीता उन सबको अपने सीमेंट के नए चूल्हे पर खाना बनाकर देती है। वो सब भूखे थे, इसलिए जल्दी जल्दी सारा खाना खा जाते हैं, लेकिन अपने किए पर उन सबको बड़ी शर्मिंदगी होती है और वो उनसे अपने किए की माफी मांगते हैं। लकड़ी के चूल्हे पर जो खाना बने उसकी बात ही कुछ और होती है, लेकिन आजकल तो गैस का जमाना है। लकड़ी पर भला कौन खाना बनाता है, लेकिन जो मजबूर है वो क्या ही करे। ऐसी ही एक कहानी है शीतल की। शीतल गांव की गरीब घर की लड़की थी। उसके माता पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसीलिए वो हमेशा से चाहते थे, हमारी जिंदगी तो खत्म होने को है, लेकिन हमारी बेटी शीतल को अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए। हाँ, मैं शीतल की शादी शहर के किसी अमीर घर में करवाऊंगा। शीतल की पूरी जिंदगी आराम से बीतेगी। लेकिन किसी किसी को अमीरी और सुख इतनी आसानी से मिलते नहीं है। शीतल उनमें से ही एक है। खैर, बहुत कोशिशों के बाद शीतल की शादी शहर के एक अमीर घर में हो गई। उसके पति का नाम प्रफुल्ल था और उन लोगों का फैमिली बिजनेस था। प्रफुल्ल और उसका बड़ा भाई महेंद्र दोनों मिलकर फैमिली बिजनेस चलाते थे। उनकी मां जानकी देवी बहुत ही गुस्से वाली औरत थी। पहले ही दिन जानकी देवी ने शीतल से कहा, देखो छोटी बहू, मुझे पता है कि तुम गरीब परिवार से हो। पता नहीं तुम्हारे घर में क्या होता था। हमारे यहाँ हर रोज दोपहर और रात को 10 तरह के पकवान बनते हैं। जी माँ जी। तुम्हें वो खाना बनाना होगा, बना लोगी ना? जी माँ जी। शीतल रसोई में चली गई। वहां उसकी जेठानी कोकिला इंतजार कर रही थी। दीदी, हमें क्या क्या बनाने हैं? हमें नहीं बेवकूफ, तुझे बनाने हैं। ये ले लिस्ट और काम पर लग जा। मैंने बहुत खाना बनाया है, अब से खाना बनाने की जिम्मेदारी तेरी है। शीतल के हाथों जिम्मेदारी सौंपकर कोकिला आराम करने चली गई। शीतल अपने मायके में लकड़ी का चूल्हा इस्तेमाल करती थी, लेकिन यहाँ गैस था। पहले तो शीतल को थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन कुछ ही मिनट में उसने अपने आप को संभाल लिया और 2 घंटे के अंदर बहुत सारा खाना बनाकर टेबल पर रख दिया। जानकी बहुत खुश हुई। अरे वाह बहू, तुमने बहुत कम समय में खाना बना लिया। बड़ी बहू तो खाना बनाने में बहुत समय लगा देती थी। ऊपर से खाना बहुत स्वादिष्ट भी था। जानकी और प्रफुल्ल दोनों शीतल की तारीफ करने लगे। वाह शीतल, मानना पड़ेगा, तुम्हारे हाथों में जादू है। अब लग रहा है कि तुम्हें इस घर की बहू बनाकर एक अच्छा काम किया है। शीतल को लगने लगा कि अब उसके नसीब में सिर्फ सुख और खुशी ही है,
लेकिन उसे नहीं पता था कि जानकी के मुंह से उसकी तारीफ सुनकर उसकी जेठानी मन ही मन जल रही है। बहुत तारीफ कर रही है बुढ़िया, बस इस बुढ़िया की मौत हो जाए, उसके बाद मजा चखाऊंगी सबको। कोकिला और महेंद्र ने सारा प्लान पहले ही तैयार करके रखा था। 1 महीने बाद अचानक से जानकी की तबीयत पूरी तरह से बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। जानकी की मृत्यु हो गई। महेंद्र और कोकिला इसी पल का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों प्रॉपर्टी और बिजनेस हड़पने के लिए फेक कागजात तैयार करके ही बैठे थे। जानकी के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद महेंद्र ने प्रफुल्ल से कहा, प्रफुल्ल, माँ ने सब कुछ मुझे लिख दिया है। अब से हमारा बिजनेस, ये घर, सब कुछ मेरा है। ये सुनकर प्रफुल्ल की रूह कांप उठी। अब ये क्या कह रहे हो भैया? माँ ने ऐसा कब किया? तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, झूठ बोल रहा हूं। तो फिर ये क्या है? महेंद्र ने फर्जी कागज दिखाया। प्रफुल्ल ने कहा, ये फर्जी है, आप झूठे हो। ठीक है, फर्जी है तो कोर्ट में केस करके वापस ले ले सब कुछ। तब तक इस घर से बाहर निकल। महेंद्र और कोकिला ने प्रफुल्ल और शीतल को घर से निकाल दिया। प्रफुल्ल को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हुआ क्या है। शीतल, ये क्या हो गया? हम तो रास्ते पर आ गए, अब क्या होगा? केस करने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन बैंक अकाउंट भी तो भैया के नाम पर है। आप चिंता मत कीजिए जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा शीतल? सब कुछ बर्बाद हो गया, हम रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? प्रफुल्ल पूरी तरह से टूट गया। उसे गरीबी की आदत नहीं थी, लेकिन शीतल तो बचपन से गरीबी में ही जी रही थी। वो प्रफुल्ल को लेकर शहर के मेन रोड के पास वाली बस्ती में रहने लगी। शीतल, आज तुम ना होती तो मेरा क्या होता? मैं तो मर ही जाता। ऐसा ना कहिए जी, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। रुक जाइए, मैं कुछ खाना बनाती हूँ। खाना बनाने के लिए चावल दाल कुछ तो चाहिए, वो सब कहाँ से मिलेगा? बस्ती के गरीब लोग अमीरों के जैसे खुदगर्ज नहीं होते हैं, उनसे सब कुछ मिल जाएगा। मुझे लकड़ी का चूल्हा जलाने की आदत है। आप बैठिए, मैं सब कुछ करती हूँ। लेकिन खाना बनाओगी कैसे? यहाँ तो गैस सिलेंडर नहीं है। शीतल ने लकड़ी का चूल्हा बना लिया और फिर उस चूल्हे पर दाल चावल और आलू का चोखा बना लिया। अरे वाह, स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। प्रफुल्ल ने पहला निवाला मुंह में दिया तो उसके होश उड़ गए। दाल चावल इतने स्वादिष्ट बनते हैं, ये मुझे पता नहीं था। इसमें लकड़ी के चूल्हे की एक स्मेल है, जिसकी वजह से खाना और भी अच्छा लग रहा है। प्रफुल्ल ने दाल चावल और चोखा पेट भर कर खाया और फिर काम की तलाश में चला गया। कुछ महीने मजदूरी करने के बाद उसने कुछ पैसा जमा कर लिया और फिर एक वकील को बुला लिया। वो वकील प्रफुल्ल की झोपड़ी में आया और केस की बातें करने लगा। उस वकील की फीस सुनकर प्रफुल्ल ने कहा, वकील साहब, मैं अभी इतना पैसा तो नहीं दे सकता। फिर तो जीतना मुश्किल है। ठीक है, काम की बात तो होती रहेगी। वैसे वकील साहब, खाना खा लीजिए। शीतल ने वकील साहब को लकड़ी के चूल्हे पर बनाया हुआ मुर्गा खिलाया। खाना खाकर वकील इतना खुश हुआ कि वो मुफ्त में केस लड़ने के लिए राजी हो गया। उसने कहा, भाई वाह, ऐसा खाना मिलता रहेगा तो मैं मुफ्त के केस लड़ लूंगा। और भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको तो कोर्ट के बाहर होटल खोल लेना चाहिए, वहां इतना अच्छा खाना नहीं मिलता है। आप चलिए, मैं सारा बंदोबस्त कर दूंगा। वकील ने कोर्ट के बाहर होटल खोलने की परमिशन दिलवा दी। वहां लकड़ी का चूल्हा बनाकर शीतल खाना बनाने लगी। खाने की खुशबू सूंघकर आसपास से सभी वहां खाने के लिए आ गए। लकड़ी के चूल्हे पर बने हुए पकवान को खाकर सभी दीवाने बन गए और शीतल का होटल धूमधाम से चलने लगा। कुछ ही महीनों में उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया और होटल को बड़ा भी कर लिया। उन पैसों से प्रफुल्ल ने अपने भैया और भाभी पर केस कर दिया। महेंद्र और कोकिला केस हार गए और उन्हें जेल जाना पड़ा। प्रफुल्ल को सब कुछ वापस मिल गया। वो व्यापार संभालने लगा और शीतल लकड़ी चूल्हे वाला होटल संभालने लगी। ऐसे ही वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे।